नमस्ते, ब्रेनटेक यूट्यूब प्लेटफॉर्म में सबका स्वागत है। पिछला दिन हम डिस्कस किया था 6 मई 2025 का वो जो इलेक्ट्रीशियन पार्ट बी का पहला 40 क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 40 तक हम पिछला दिन डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे 41 से 75 तक। ठीक है, 41 में क्या बोला देखिएगा, हु इज ऑफ द, क्या बोला, क्या बोला देखिएगा, which of the following colors is commonly used for cosine sign? cosine sign के लिए कौन सा कलर यूज होता है देखिएगा, cosine sign के लिए यूज होता है येलो कलर। ठीक है, येलो कलर है cosine sign के लिए, तो आंसर हो जाएगा क्या, येलो, ए। ठीक है, और रेड साइन किसके लिए यूज होता है, रेड, रेड फॉर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। और ब्लू, ब्लू मैंडेटरी। और क्या रहेगा, ग्रीन, ग्रीन किस लिए यूज होता है, सेफ्टी इंफॉर्मेशन, सेफ्टी इंफॉर्मेशन। ठीक है, याद रहेगा ना। देखिएगा, कॉशन साइन यूज होता है, कॉशन साइन में यूज होता है येलो कलर, रेड कलर यूज होता है प्रोहिबिशन के लिए, ब्लू कलर यूज होता है मैंडेटरी, ग्रीन कलर यूज होता है सेफ्टी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 42। 42 में क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइटल ब्लॉक इज अ ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है टाइटल ब्लॉक, अबाउट टाइटल ब्लॉक के लिए। ठीक है, टाइटल ब्लॉक के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक नंबर स्टेटमेंट में क्या बोला देखिएगा, द टाइटल ब्लॉक इज सिचुएटेड इन द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग शीट। देखिएगा, ड्राइंग शीट, ये ड्राइंग शीट होता है, ये हम मान लेते हैं एक ड्राइंग शीट है, कहाँ पे टाइटल ब्लॉक रहता है, यहीं पे देखिएगा टाइटल ब्लॉक यूज रहता है। ठीक है, ये तो क्या होगा, तो कौन सा साइड हो गया, बॉटम, बॉटम का राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये बॉटम मतलब नीचे का। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट, एक नंबर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दो नंबर स्टेटमेंट क्या बोला देखिएगा, द कंटेंट ऑफ द टाइटल ब्लॉक आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड टू स्वीट इंडिविजुअल कंपनी, कैन नॉट बी मॉडिफाइड बोला। ठीक है, लेकिन ये मॉडिफाइड कर सकता हो। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 43 क्या बोला, इन ए लॉजिक सर्किट टू इनपुट ए एंड बी आर अप्लाइड एंड गेट। ठीक है, एंड गेट के बारे में देखिएगा, ए एंड गेट, ये एंड गेट है, इसका एंड, ए एंड गेट का सिंबल है। ठीक है, इसका दो इनपुट ए एंड बी। ठीक है, तो इसका आउटपुट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, इसका आउटपुट हो जाएगा ए इंटू बी। ठीक है, आउटपुट एंड गेट का आउटपुट ऐसा होता है ए एंड बी। ठीक है, मतलब ए इंटू बी। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, एंड द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ नॉट गेट। ठीक है, मतलब क्या बोला, इसका आउटपुट, एंड गेट का आउटपुट बोला एक नॉट गेट का साथ कनेक्टेड है, ये नॉट गेट का सिंबल है। ठीक है, ये नॉट गेट का सिंबल है, तो इसका इनपुट क्या हो जाएगा, ये नॉट गेट का इनपुट क्या है, एंड गेट का आउटपुट। तो एंड गेट का आउटपुट क्या है, ए इंटू बी। ठीक है, तो इसका आउटपुट, नॉट गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, जो रहेगा उसका ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, बार आ जाएगा, मतलब वाई बार, वाई बार मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, उसके ऊपर बार है। ठीक है, ए और नॉट गेट का है। ठीक है, नॉट गेट का मतलब वाई रहेगा, वाई उसके बाद नॉट गेट रहेगा, तो मतलब इनपुट वाई रहेगा, तो उसके बाद नॉट गेट रहेगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वाई बार। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, इफ द इनपुट ए एंड बी आर बोथ एट द लॉजिक जीरो, मतलब इनपुट ए में जीरो है, बी में भी जीरो है, तो आउटपुट वाई में क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी मतलब जीरो इंटू जीरो इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब नॉट गेट का इनपुट मेरा क्या है, जीरो आ गया। ठीक है, जीरो, जीरो का बार क्या हो जाएगा, जीरो का बार वन होता है। ठीक है, मतलब इधर वन रहेगा, वन का बार जीरो होगा, और जीरो रहेगा, जीरो का बार वन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, देखिएगा, अरे मैं बता दे रहा हूँ, ये एंड गेट का सिंबल है, ये नॉट गेट का सिंबल है। ठीक है, ये ए एंड बी दो इनपुट है। ठीक है, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी मतलब ए मल्टीप्लाई बी, मतलब ए गुना बी। ठीक है,
और उसके बाद नॉट गेट लगा हुआ है, एंड गेट का आउटपुट के साथ नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है। तो नॉट गेट मतलब क्या है, अगर इनपुट ओआई होगा तो आउटपुट ओआई बार होगा नॉट गेट में, ठीक है। तो क्या बोला, ए और बी में जीरो इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, आउटपुट में क्या होगा, जीरो इंटू जीरो, ठीक है। हम क्या बोला, ए एंड बी मतलब ए गुना बी, ठीक है, तो जीरो हो जाएगा, जीरो इनपुट में है तो जीरो का बार क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है, जीरो का बार वन आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, वन। नेक्स्ट 44, 44 में क्या बोला देखिएगा, when creating 10 सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर, ठीक है, सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर इन वर्टिकल स्टाइल, ठीक है, वर्टिकल स्टाइल में लिखा, व्हाट डज द 10 डिस्टेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट, ठीक है, बोल रहा है 10 ये जो 10 है, 10 डिस्टेंस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, ठीक है, तो दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, ये दो दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो इसको क्या बोलता है, ठीक है, इसको क्या क्या इसको क्या बोलता है, इसको ये डिस्टेंस को क्या बोलेगा, ये डिस्टेंस को लेटर का हाइट बोलेगा ना, लेटर हाइट। हम क्या बोला था देखिए, और क्या बोला था देखिए, क्रिएटिंग 10 mm सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर, मतलब ये क्या है, ये 10 mm है, 10 mm सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर हम ड्रॉ किया, ठीक है, इन वर्टिकल स्टाइल, ये वर्टिकल स्टाइल में है। उसके बाद क्या बोला, व्हाट इज द 10 डिस्टेंस बिटवीन द टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, ये देखिए टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये वर्टिकल लाइन होता है, तो दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 mm, ठीक है। तो ये 10 mm क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेटर का हाइट, ए का ए लिखा है, ए का हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेटर हाइट, ठीक है। उसके बाद 45 में क्या बोला देखिएगा, 45 में हाउ डज एन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर वर्क इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है, बोल रहा है क्या ईएलसीबी का काम क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या है, देखिएगा, इट कंपेयर्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट्स टू डिटेक्ट इम्बैलेंस इंडिकेटिंग द लीकेज अर्थ, ठीक है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, थोड़ा सा भी लीकेज हो जाएगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, लेकिन एमसीबी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाएगा, इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट के अंदर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो जाएगा, थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाएगा, तो मतलब तो ये डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, एंड अर्थ मतलब लीकेज ऑफ द अर्थ, ठीक है, मतलब अर्थ लीकेज को भी ये डिटेक्ट करेगा, ठीक है, मतलब एक कंपेयर करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट का बैलेंस का, ठीक है, एंड इंडिकेटिंग लीकेज टू अर्थ, ठीक है। तो ये ईएलसी, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, क्योंकि ईएलसीबी का अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर नाम से पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 46 देखिएगा, क्या बोला, रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर इज जनरली यूज्ड फॉर रेटिंग अप टू, देखिएगा, रोटेटिंग फील्ड टाइप आर्मेचर दो टाइप का होता है, रोटेटिंग फील्ड टाइप और एक रोटेटिंग आर्मेचर टाइप, ठीक है, रोटेटिंग फील्ड टाइप, रोटेटिंग आर्मेचर टाइप, ठीक है। रोटेटिंग जो फील्ड टाइप रहता है, रोटेटिंग फील्ड टाइप दोनों टाइप का अल्टरनेटर होता है, एक रोटेटिंग फील्ड टाइप, एक रोटेटिंग आर्मेचर टाइप। जो रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर रहता है, ठीक है, तो मतलब इसका फील्ड रोटेट करता है, ठीक है, ये जनरली बहुत हाई रेटिंग में यूज होता है, ठीक है, बहुत हाई रेटिंग में, ठीक है, तो बहुत हाई रेटिंग है, केबीए देखिएगा, ये 1000 MVA, ठीक है, अप टू मतलब ये 1000 MVA, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000 MVA, क्योंकि रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर मेरा बहुत हाई रेटिंग में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कन्वर्ट 8.5% इनटू मतलब डेसिमल, ठीक है, 8.5% मतलब क्या लिख सकते हो हम, 8.5% मतलब 8.5 बाई 100, ये तो मैथ में पढ़ा होगा सब लोग, इक्वल्स टू हम पॉइंट को उठाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट को उठाएंगे तो हम क्या लिख सकते हो, मतलब 10 से गुना करना पड़ेगा, तो नीचे से भी 10 से गुना करना पड़ेगा, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 के 5 6 7 8 3 5 7 32 पूरी, तो ये काटने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये काटने का मेरा जरूरत नहीं है, तो इजी हो जाएगा, नहीं काटेंगे तो ये इजी होगा। देखिएगा, नीचे तीन क्या है, नीचे तीनों पॉइंट है, तीनों जीरो है, ठीक है, तो पॉइंट इधर है, 85 मतलब क्या है 85.0, तो पॉइंट इधर है, हम तीनों
तीनों ये बाएं करेंगे, ठीक है, तो तीनों करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब तीनों डिजिट से बाएं करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.085। देखिएगा पॉइंट इधर था, हम तीनों डिजिट से बाएं किया क्योंकि 3 जीरो है नीचे, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.085, ठीक है, 0.0853। ये इसको तो मतलब सबको पता होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट 48, 48 में क्या बोला, हु इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट यूजिंग स्काईबार, ठीक है, स्काईबार के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है, देखिएगा, प्लेस ए कॉर्क ऑन ए पॉइंट व्हेन इन यूज प्रिवेंट एक्सीडेंट, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। स्काईबार कैसा दिखता है, कॉम्पास जैसा दिखता है, ठीक है, कॉम्पास जैसा दिखता है, लेकिन ये बात गलत है, ठीक है। प्लेस ए कॉर्क ऑन द पॉइंट व्हेन इट इज यूज इन प्रिवेंट एक्सीडेंट, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद 49, 49 में क्या बोला, हुई ऑफ द फॉलोइंग स्विच टाइप is required along with an intermediate switch to control a lamp from 3 more opposition, मतलब क्या है, स्टेयर के कनेक्शन है, ठीक है, मतलब एक 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 मतलब क्या है, बोल रहा है फॉलोइंग स्विच टाइप, कौन सा स्विच टाइप विद इंटरमीडिएट स्विच टू कंट्रोल एक लैम्प को तीनों अलग अलग जगह से हम तीनों अलग अलग जगह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिएगा सीडी में रहता है जो एक लैंप को हम दोनों साइड से मतलब ऊपर से भी नीचे से भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि गली मली कोई बेलकनी में हम यूज करते हैं ये चीज, ठीक है, ये कनेक्शन हम यूज करते हैं क्योंकि बेलकनी में एक साइड से बंद करते हैं, मतलब दोनों साइड से दोनों सुई से हम एक लैंप को ऑपरेट कर सकते हो। इसको क्या क्या बोलता है, टू वे सुई, ठीक है, इसको क्या बोलता है, टू वे सुई, मतलब दोनों साइड सुई से हम एक ही लैंप को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 50 में क्या बोला, क्या बोला, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट in factories or mines or other hazardous employment according to article 24 in Indian constitution, ठीक है, of the Indian constitution, बोल रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 24 का हिसाब से मिनिमम एज कितना होना चाहिए फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर फैक्ट्री और माइन में काम करने के लिए, फैक्ट्री और माइन में काम करने के लिए आर्टिकल 24 का हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कितना मिनिमम एज होना चाहिए, ठीक है, ये होगा 14 ईयर्स to the years, ठीक है। नेक्स्ट 51, which of the following is the best describe the working of triac, बेस्ट वर्किंग ऑफ ट्रैक कौन सा है, ट्रैक क्या है, ट्रैक होता है एक करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। ट्रैक हम क्या बोला था, दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर को हम ट्रैक बोलते हैं, अब दो एंटी पैरेलल डायोड को हम क्या बोलते हैं, डायोड बोलता है, ठीक है। ये थायरिस्टर एक गेट टर्मिनल नहीं देता तो एक डायोड हो जाता, ठीक है, ये इसको ट्रैक बोल दो, देखिएगा दो पैरेलल है, एंटी पैरेलल, मुंह इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, देखिएगा, ठीक है, तो दो एंटी पैरेलल इसका थायरिस्टर बोलता है, ठीक है, TRIAC ट्रैक, दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर को हम ट्रैक बोलता हूँ, और क्या है, दो एंटी पैरेलल डायोड को हम डायोड बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है ट्रैक, देखिएगा फैन रेगुलेटर जो होता है ना वो ट्रैक ही होता है, ठीक है, तो फैन रेगुलेटर से हम क्या कंट्रोल करते हैं, करंट कंट्रोल करते हैं, तो ये क्या है, ट्रैक क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। एक ट्रैक कहाँ यूज होता है, क्या बोला, फैन रेगुलेटर में हम ट्रैक यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 52 क्या बोला, ये 100 mm पीक पंच with a 7 mm diameter body would have 2.5 diameter point ground it is the angle of peak punch का एंगल क्या बोला था, 30 डिग्री बोला था ना, पीक पंच का सेंटर पंच का 90 डिग्री, हम पहले ही बोला था, पहला वीडियो में बोला है, ठीक है, तो पीक पंच का एंगल कितना होगा 30 डिग्री। उसके बाद 53 में क्या बोला, द फॉर्मूला ऑफ द टोटल कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या बोला, पैरेलल में क्या होता है,
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट टू क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 डॉट। ये कहाँ होता है, ये पैरेलल में होता है, ये पैरेलल। क्या बोला था हम, पैरेलल में ये एक रेजिस्टर का उल्टा होता है, रेजिस्टर में सीरीज में जो होता है वो कैपेसिटर का पैरेलल में होता है, ठीक है। और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस का पैरेलल में जो होता है वो कैपेसिटर का सीरीज में होता है, ठीक है। सीरीज रेजिस्टर और कैपेसिटर सेम है, सीरीज पैरेलल में जो रेजिस्टर का होता है वही, सॉरी सीरीज में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का सेम है। सीरीज में इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो वही इंडक्टेंस का होता है, रेजिस्टेंस का जो होता है वो इंडक्टेंस का होता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस का जो होता है वो इंडक्टेंस का वही होता है, लेकिन उल्टा होता है कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। कैपेसिटेंस के लिए रेजिस्टेंस का सीरीज में जो होता है, ठीक है, वो कैपेसिटर का पैरेलल में होता है, और रेजिस्टेंस का पैरेलल में जो होता है वो कैपेसिटर का सीरीज में होता है, ठीक है। तो इधर क्या बोला, कैपेसिटर का पैरेलल में क्या होगा, कैपेसिटर का पैरेलल के मतलब रेजिस्टेंस का सीरीज में, रेजिस्टेंस का सीरीज में क्या होता है R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यही है, तो कैपेसिटर का पैरेलल में क्या होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या होगा, C टोटल इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 54, what does the term फेरेड इन फेरेड रिले स्टैंड फॉर, ठीक है। मतलब फेरेड रिले में फेरेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। फेरेड रिले मतलब देखिएगा इसका नाम में छुपा हुआ है। फेरेड मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फेराइट, ठीक है, फेराइट एंड रीड स्विच, ठीक है, नाम में छुपा हुआ है, फेराइट एंड रीड स्विच, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फेराइट एंड रीड स्विच। एक ऑप्शन एलिमिनेट से भी कर सकते थे आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 55, 55 में क्या बोला, 55 में बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, मतलब कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है पैरेलल ऑपरेशन के लिए, मतलब मास्ट कंडीशन नहीं है, कौन सा होगा, दे मे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये तो नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, इसको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। नहीं तो देखिएगा ये मतलब गलत है, ये इसको मतलब इसको रिक्वायर्ड नहीं है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, अल्टरनेटर शुड बी द सेम टाइप, ये भी सही है, ये रिक्वायर्ड है, मतलब ये रिक्वायर्ड है पैरेलल ऑपरेशन के लिए अल्टरनेटर का, ठीक है। प्राइम मूवर ऑफ अल्टरनेटर शुड हैव द सेम स्पीड ऑफ लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी जरूरी है। दे मे हैव द सेम आउटपुट वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग सेम होना चाहिए, ठीक है, ये भी जरूरी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद 56, 56 में क्या बोला, द फंक्शन ऑफ द स्लॉट ऑफ द स्टेटर, स्टेटर बोल रहा है स्टेटर में स्लॉट का फंक्शन क्या है, स्लॉट देखा ना स्टेटर में, स्लॉट का अंदर क्या रहता है, वाइंडिंग रहता है, वाइंडिंग जा रहा, स्टेटर वाइंडिंग कहाँ रहता है, इसका अंदर रहता है, स्लॉट का अंदर रहता है, ठीक है ना। स्लॉट देखा, तो स्लॉट का अंदर रहता है, स्टेटर स्लॉट का अंदर क्या पास होता है, वाइंडिंग रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 56 का, 56 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोला, एक्साइड द फील्ड सिस्टम, ये नहीं होगा, एक्साइड द फील्ड सिस्टम नहीं है, प्रोवाइड द इफेक्टिव कूलिंग, ये भी नहीं है। हाउस ऑफ द आर्मेचर कंडक्टर, देखिएगा कंडक्टर मतलब क्या, कंडक्टर कुछ कंडक्टर लेके एक तार बनता है, ठीक है, कुछ तार लेके एक वाइंडिंग बनता है, ठीक है। तो ये तो हाउस ऑफ द हाउस मतलब घर है, ठीक है, तो मतलब उसके अंदर से पास होता है, इसके लिए इसीलिए हाउस बोल दिया, ठीक है, हाउस ऑफ द आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 57, 57 में क्या बोला, मैच करने के लिए बोला, ठीक है, लाइन का मैच करने के लिए बोला, लेकिन एक बात है, इधर जो राइट साइड के जिसके साथ मैच करना है वो इधर नहीं आया, ठीक है, हम लिख दे रहा है पास में, साइड में लिख दे रहा है, ठीक है। इधर 3 में क्या दिया हुआ था, देखिएगा डान साइड में नहीं आया, ये टाइपिंग में नहीं आया, टाइपिंग मिस्टेक है, तो हम लिख दे रहा हो, ठीक है।
इसको तीन पहले था ऑब्लिक, OBLIQUE ऑब्लिक और इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइन लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या था, दो था, दो में था वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, लाइन। उसके बाद क्या था, चार था, ये था कार्ड लाइन, कार्ड लाइन। उसके बाद क्या था, एक था हॉराइजॉन्टल लाइन, हॉराइजॉन्टल लाइन, ठीक है, ठीक है। इसके साथ मैच करने के लिए बोला, देखिएगा तो ए में क्या बोला, ए लाइन दैट इज नाइदर पैरेलल टू ए हॉरिजॉन्टल प्लेन नॉट परपेंडिकुलर, बोल रहा है एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, देखिएगा एक लाइन है, मतलब देखिएगा लाइन किसको, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलता है, इसको वर्टिकल लाइन बोलता है, ठीक है। तो क्या बोला, एक लाइन दैट इज नाइदर पैरेलल टू ए हॉरिजॉन्टल प्लेन नॉर परपेंडिकुलर टू इट, मतलब कोई पैरेलल नहीं है टू हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल नहीं है, और नॉट परपेंडिकुलर टू इट, मतलब इसके साथ परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब वर्टिकल नहीं है, ठीक है, मतलब पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो इसको क्या, तो एक लाइन देखिएगा, ये पैरेलल, ये पैरेलल भी नहीं है, ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइन लाइन, ठीक है, ऑब्लिक और इंक्लाइन लाइन बोलता है, ठीक है इसको। तो क्या हो जाएगा मैथ, मेरा ए के साथ तीन, देखिएगा ए के साथ तीन मेरा एक ही है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तभी हम बाकी तीनों डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या बोला, ये लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, ठीक है। तो इसके साथ एक लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या बोलता है, वर्टिकल लाइन बोलता है ना, हम पहले ही बोला ना, ये इसको वर्टिकल बोलता है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलता है। तो एक लाइन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ परपेंडिकुलर है, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, मतलब B2, ठीक है। उसके बाद सी क्या बोला, ये लाइन दैट इज चेंजेस इट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, बोल रहे एक लाइन है जो जो कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करता है, देखिएगा कहीं यहीं पे कहीं यहीं पे, देखिएगा इधर डायरेक्शन इसका इधर था, और जब नीचे आ गया तब इधर इसका डायरेक्शन नीचे हो गया, तो इसको क्या बोलता है, कार्व लाइन बोलता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, चेंजेस इट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, मतलब कंटिन्यूअसली इसको डायरेक्शन चेंज करता है, इसको कार्व लाइन बोलता है। तो मतलब C4 हो गया, C4 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, ए लाइन दैट इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके साथ क्या बोला, पैरेलल, मतलब ए है, तो इसको क्या बोलता है, ए लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलता है, तो क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, मतलब देखिएगा A3 B2 C4 D1, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक आ गया था इसीलिए हम लिख दिया। उसके बाद क्या बोला, देखो एक सर्किट के सर्किट दिया, इसका क्या बोला, क्या मांगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मांगा, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी का अंदर, बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, देखिएगा ये नहीं आया, हम कर दे रहा हूँ इसको, इसको 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ठीक है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम। तो देखिएगा इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे, देखिएगा ये कितना ओम था, ये ये 4 ओम था, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक आ गया, ठीक है, ये 4 ओम था। तो देखिएगा ये दोनों क्या है, 4 ओम और 8 ओम क्या है, सीरीज में है, देखिएगा इसका इसका लास्ट लास्ट के साथ इसका पहले सटा हुआ है, ठीक है। देखिएगा इसको सीरीज बोलता हूँ, और इसी को हम पैरेलल बोलता हूँ, मतलब एक के लास्ट के साथ दूसरा का पहले स्टार्टिंग होगा, तो क्या होगा, ये सीरीज में होगा, और एक दोनों का क्या बोला, दोनों का सेम साइड, इसका पहले के साथ टच रहेगा, और इसका लास्ट के साथ मतलब एंड, इसका एंड के साथ टच रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल, इसको क्या बोलेंगे हम, सीरीज, ठीक है। तो देखिएगा इसका लास्ट इसका पहले के साथ सटा हुआ है, तो मतलब ये सीरीज में होगा, सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या होता है, R1 + R2, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, 4 + 8 8, तो मतलब क्या होगा, ये 12 ओम, मतलब इसका इक्विवेलेंट 12 ओम हो गया, आ गया, ठीक है। तो हम इसी को अलग से ड्रॉ करेंगे, तो अभी क्या हो जाएगा, अभी कैसे बन जाएगा, देखिएगा 2 है, ठीक है, नीचे तीनों आया हुआ है, ये 6 है, ये भी 6 है, हटा हुआ है, ठीक है। इसके साथ ये दोनों का एक रेजिस्टेंस में हम लिखेंगे 12 ओम, ठीक है,
तो इसी के साथ हम 12 ओम हम कर दिया। तो हम क्या हो जाएगा, ये 6 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 12 ओम है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, इसका पहले के साथ, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसका स्टार्टिंग के साथ, इसका एंडिंग के साथ सटा हुआ है। तो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में है। देखिएगा दोनों, जब दोनों सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, ठीक है, उस वो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका आधा हो जाता है। मतलब 6 और 6 दोनों सेम रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, मतलब 6/2 मतलब 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट है। ठीक है, तो हम वो भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे होता है, आर 1/r इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो इक्वल टू क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6 है। इसको एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 6 1 प्लस 1 मतलब क्या होता है 2/6। ठीक है, तो 1 मतलब 1/3 काट देंगे तो 1/r इक्वल्स टू 1/3। तो r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 आया ना, ये शॉर्टकट बन गया। तो अभी हम इसी को ड्रॉ करेंगे, ये 2 है, ये 3 है, और इसका इक्विवेलेंट कितना भी निकला, 3 ओम है। इसका कितना है, 12 है, ये 12 ओम है। देखिएगा देखिएगा, ये 3 ओम क्या है, सीरीज में है। तो क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 और 3 सीरीज में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, ये 2 है, ये तीनों तीनों मिला के 6 ओम आ गया, ये 12 ओम है। ठीक है, तो देखिएगा ये 12 ओम है। अभी क्या करेंगे देखिएगा, अभी क्या है देखिएगा, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, क्योंकि देखिएगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, और इसी का स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है, और इसका लास्ट पॉइंट एंडिंग पॉइंट क्या है, ए है। इसका एंडिंग पॉइंट पकड़ेंगे तो इसका एंडिंग भी, और इसका भी एंडिंग 6 ओम का एंडिंग भी है, 12 ओम का एंडिंग भी है, मतलब ये पैरेलल में है। तो 6 और 12 का पैरेलल करेंगे तो क्या होगा, 6, देखिएगा पैरेलल में होता है कि थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है, दोनों का R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। कैसे हो रहा है यही से देख लीजिएगा। ठीक है, इधर R1 R2 मेरा एलसीएम हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1। ठीक है, तो ये 1/r इक्विवेलेंट निकला। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, ये उल्टे मतलब पलट गया, मतलब ये भी पलट जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। कैसे हुआ पता चला ना, ये एलसीएम ले लिया हम R1 R2 का। ठीक है, तो एक इधर क्या हो जाएगा, R1 है R2 नहीं है, तो R2 प्लस R2 है, R2 है R1 नहीं है तो R1। ठीक है, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू ये निकला। तो R इक्विवेलेंट मतलब इसका पलट दिया, तो इसी को पलट देंगे, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम करेंगे। तो 6 और 12 पैरेलल में है, तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट 6 इंटू 12, और 12 प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। काट देंगे तो 6 3 18 3 4। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना निकला, 4 ओम। ठीक है, तो अभी देखिएगा ये 2 ओम बच गया, और ये दोनों का कितना निकला, 4 ओम। 4 ओम देखिएगा, ये इसका एंडिंग पॉइंट से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये दोनों सीरीज में है। मतलब तो सीरीज में क्या होता है, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी 6 ओम। ठीक है, देखिएगा ये थोड़ा, ये ट्रिक थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों का सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 59 में क्या बोला, which of the following is the primary reason why copper is widely used a conductor in electrical wiring। बोल रहे हैं कॉपर कंडक्टर को हम क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। ठीक है, कॉपर हैज लो रेजिस्टेंस, ये बात भी सही है, बात सही है, कॉपर हैज लो रेजिस्टेंस एंड हाई कंडक्टिविटी। हाँ, कॉपर का कंडक्टिविटी हाई होता है और उसका रेजिस्टेंस कम होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि हम क्या बोला, जब अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग में क्या करंट जाएगा,
मोस्ट हाई वैल्यू का करंट जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्या ओवरलोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फॉल्ट हो जाएगा, तो हाई करंट पास होता है, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस क्या बोला, ये रेजिस्टेंस क्या क्या होता है, रेजिस्टेंस का करंट का फ्लो होने का अपोज करता है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, ये अगर फॉल्ट हो जाएगा तो मेरा जो फॉल्ट करंट हाई वैल्यू का करंट होता है वो हम ग्राउंड में मतलब अर्थिंग के थ्रू निकल जाए, क्योंकि हम इक्विपमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम अर्थिंग को यूज करते हैं। तो क्या होगा, अगर तो हमको अर्थिंग में सॉरी अर्थिंग अर्थिंग का बात बोल दे रहा हूँ इधर, अर्थिंग में भी वही है, ये अर्थिंग में लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन हमका मेरा क्या होगा, कंडक्टर यूज करने में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कॉपर कंडक्टर क्यों यूज करता है, क्योंकि उसका जो कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, मतलब उसको करंट फ्लो होने का जो कैपेसिटी होता है वो हाई होना चाहिए, और रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, क्योंकि करंट मतलब ये ओपोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को ओपोज करना, और कंडक्टर का कंडक्ट ये कंडक्टिविटी हाई होने से क्या होगा, करंट आराम से पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो मेरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग में क्या होता है, कॉपर इक्यू यूज होता है, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस लो होता है और कंडक्टिविटी हाई होता है, जो हम चाहते हैं, ठीक है। मतलब करंट पास करना ये तो हम चाहते हैं ना, और रेजिस्टेंस लो होना ये हम चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 60 क्या बोला, इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज जीरो होता है, क्योंकि आइडियल बोला, ये बात को ध्यान ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइडियल बोला, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जीरो होता है, ठीक है। अगर आइडियल नहीं बोलता तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता, अगर आइडियल बोल दिया मतलब जीरो जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला 61 में क्या बोला, which components is or are required to obtain क्या बोला, प्रोपोर्शनल डीसी वोल्टेज फॉर ए वोल्टेज सेंसिंग रिले, which component is required to obtain proportional DC voltage for a voltage sensing relay, क्या होगा, कैपेसिटर एंड डायोड, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर होगा, क्योंकि डीसी कौन करता है, रेक्टिफायर का करता है, एसी से डीसी करता है कौन, एसी से डीसी करता है कौन, रेक्टिफायर का काम होता है एसी से डीसी बनाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, ठीक है। देखिएगा इधर डायोड भी कैपेसिटर भी नहीं करता एसी से डीसी, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमेंट्स करने से भी बन जाता, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा इसका, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, मतलब प्रोपोर्शनल डीसी वोल्टेज, ठीक है। इसको एलिमिनेट से भी कर सकते हो। नेक्स्ट 62 क्या बोला, which of the following type of line is used to represent hidden edge or surface in a technical drawing as per BIS 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 SP 46 2003, ठीक है। क्या बोला, which of the line used to represent hidden edge, hidden edge को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सा लाइन यूज होता है, ठीक है, डैश थिन लाइन होता है, ठीक है। हिडन एज को जो छुपा हुआ है, हिडन एज को रिप्रेजेंट करने के लिए डैश थिन लाइन यूज होता है, ठीक है। ये तो आपको मतलब ड्राइंग में पढ़ा ही होगा, डैश थिन लाइन, ठीक है। इसको हिडन लाइन भी बोलता है, ठीक है, रिप्रेजेंट हिडन एज। नेक्स्ट देखिएगा 63 में क्या बोला, इन द प्रोसेस ऑफ बाइसेक्टिंग एंगल बी ए सी और ये बी होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया, ठीक है। क्या बोला, इन द प्रोसेस ऑफ बाइसेक्टिंग एंगल बी ए सी, एक कोण बी ए सी को इसको बाइसेक्ट करेंगे तो कैसे होगा, डी से हमें एक लेना पड़ेगा आर्क, और ई से एक लेना काटना पड़ेगा, तो मेरा इसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। वाई डू यू ड्रॉ द आर्क फ्रॉम द पॉइंट डी एंड ई, क्या बोला, हम डी से एक ड्रॉ करेंगे, ई से एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो क्या आंसर क्या बोला, टू इंटरसेक्ट द लाइन एसी, टू इंटरसेक्ट द लाइन एसी, ये भी ये तो नहीं होगा, इंटरसेक्ट कर रहा है क्या एसी से, एसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टू इंटरसेक्ट एबव ए, हाँ ठीक है। ये देखिएगा, अगर ये हम ड्रा करेंगे तो इसका एबव ऊपर ही आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, ये ऊपर ही आएगा, ठीक है। डी से एक आर्क ड्रा करेंगे, ई से एक आर्क ड्रा करेंगे, तो ए का ऊपर ही आएगा, ठीक है।
तो डी से एक आर्क ड्रा करेंगे, ई से एक आर्क ड्रा, डी से एक आर्क ड्रा किया, ई से एक आर्क ड्रा किया, ऐसा। ठीक है, इसको हम ज्वाइन किया, मतलब ए एंगल बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या बोला, ये हर टाइम ए का ऊपर ही आएगा, ए का ऊपर आ रहा है ना, तो इंटरसेक्ट अबव ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 64, in a long shunt compound DC generator the shunt field winding is connected to the shunt field winding कहाँ कनेक्ट रहता है, देखिएगा एक तो एक लॉन्ग शंट बोला। ठीक है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, एक तो शंट कंपाउंड जनरेटर हर टाइम पैरेलल में रहता है। ठीक है, एक शंट जनरेटर है। ठीक है, ये हर टाइम पैरेलल में रहता है। ये लॉन्ग शंट होगा तो कैसा होगा, ये शंट है, ये शंट है, शंट जनरेटर है। और अगर लॉन्ग शंट होगा तो कैसा होगा, ठीक है, ये लॉन्ग शंट है। क्या बोला, द शंट फील्ड रेजिस्टेंस, शंट फील्ड रेजिस्टेंस ऑलवेज पैरेलल में रहता है, पैरेलल विद बोथ आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग। देखिएगा ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर है, तो आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ क्या है, पैरेलल में है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ भी पैरेलल में है और आर्मेचर के साथ भी पैरेलल में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, और ये शंट है, एक ये लॉन्ग शंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 65, क्या बोला, इन थ्री फेज सिस्टम इफ द फेज करंट आई फेज इक्वल टू 20 एम्पियर दिया हुआ है, इन डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा, डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है, बहुत बार बोला, और लाइन करंट इक्वल टू √3 इंटू फेज करंट होता है। ठीक है, ये डेल्टा में होता है। व्हाट इज द लाइन करंट, लाइन करंट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा में √3 इंटू फेज करंट। तो डेल्टा में क्या लाइन करंट क्या होगा, आई एल इक्वल टू मतलब 20 √3। ठीक है, √3 इज टू फेज करंट, तो 20/√3 नहीं है, 20 √3 होगा, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट 66, 66 क्या बोला, फॉर योर सेफ्टी एट वर्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एनश्योर्ड। ठीक है, बोल रहा है सेफ्टी वर्क सेफ्टी के लिए फॉलोइंग कौन सा शुड बी एनश्योर्ड होता है। ठीक है, ऑल द रिक्वायर्ड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट आर यूज्ड। ठीक है, मतलब प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आर यूज करना, ये तो सही है। ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग टास्क सेफली हैज बीन रिसीव्ड, ये भी सही है, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन जरूरी होता है ना। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, बोथ स्टेटमेंट ए आर ए एंड बी आर एनश्योर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या 67, 67 क्या, 7 में क्या बोला देखिएगा, इन सीरीज सर्किट द थ्री रजिस्टर 10 ओम 20 ओम एंड आर ओम। देखो हम ड्रॉ कर रहे हैं, तीनों रजिस्टर है, एक 10 ओम, एक 20 ओम और एक आर ओम। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अक्रॉस 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी देखिएगा, अक्रॉस 12 वोल्ट देखिएगा, 12 वोल्ट बैटरी के साथ तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में है, इसके साथ 12 वोल्ट बैटरी कनेक्ट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट 0.2 एम्पियर, मतलब इस सर्किट में 0.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो आर का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा सीरीज सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप होता है लेकिन सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक है, और पैरेलल में करंट डिवाइड रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ये बात को याद रखिएगा, जीवन भर याद रखिएगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, तो देखिएगा, तो मेरा आर इधर तीनों सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट मेरा क्या होगा, 10 + 20 + आर, 10 + 20 + आर। ठीक है, तो 10 + 20 + आर मतलब क्या होगा, 30 + आर, 30 + आर ओम, पूरा आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 30 + आर ओम। ठीक है, उसके बाद हमको क्या पता है, ओम्स लॉ V = IR है कि नहीं, तो हमको I पता है, ठीक है, V पता है, R इक्विवेलेंट भी पता है, तो R इक्विवेलेंट से इधर R का वैल्यू हम डिफाइन कर सकता है ना, तो R = क्या होगा, V/I। ठीक है, V = कितना है 12 और I = कितना है 0.2। ठीक है, एक पॉइंट को उठाएंगे तो क्या होगा, इधर 10 से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे,
तो 2 कितना होगा, 2 6 12 60 होगा। अब आर इक्विवेलेंट है, ठीक है, आर इक्विवेलेंट है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या है 60 है, और इधर आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या निकला 30 प्लस आर, तो 30 प्लस आर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या 60, तो आर इक्वल्स टू क्या होगा 30 होगा, 60 माइनस 30 इक्वल्स टू 30 होगा, तो आर इक्वल्स टू क्या होगा 30 ओम, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा 68 में क्या बोला, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग थ्री फेज स्टार कनेक्टेड एसी सर्किट। बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, ये बात को याद रखिएगा, ये बात को ध्यान से पढ़िएगा, इनकरेक्ट करेक्ट नहीं बोला, ठीक है। तो थ्री फेज स्टार कनेक्टेड, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड में क्या, स्टार कनेक्टेड में क्या बोला, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टू फेज वोल्टेज, और लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट। स्टार में लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होता है, और स्टार में लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टू फेज वोल्टेज होता है। तो क्या बोला कौन सा इनकरेक्ट है, तो द लाइन वोल्टेज इज द वोल्टेज बिटवीन एनी ऑफ द टू लाइन ऑफ द सर्किट। देखो देखिएगा, ये आर वाई बी होता है, तो ये आर और बी का बिटवीन का जो वोल्टेज होता है तो उसको बोलता है लाइन वोल्टेज, और आर के साथ ये न्यूट्रल ड्रॉ करेंगे, ये न्यूट्रल ड्रॉ करेंगे इधर से, तो आर और एन का बीच का वोल्टेज को बोलता है फेज वोल्टेज, और आर और बी मतलब दोनों फेज का, मतलब वो दोनों फेज और दोनों लाइन का बीच का वोल्टेज को बोलता है लाइन वोल्टेज। तो क्या बोला इधर, द लाइन वोल्टेज इज द वोल्टेज बिटवीन एनी ऑफ द टू लाइन ऑफ द सर्किट, ये सही है। द वोल्टेज, द फेज वोल्टेज इज द वोल्टेज बिटवीन द फेज एंड न्यूट्रल पॉइंट एट द एनी फेज, ये भी सही है, बोला ना, एक फेज और न्यूट्रल का बीच का वोल्टेज को फेज वोल्टेज बोलते हैं। द लाइन वोल्टेज इज हायर देन द फेज वोल्टेज, द लाइन वोल्टेज इज हायर देन द फेज वोल्टेज, लेकिन नहीं है, ये गलत है, क्योंकि देखिएगा वी लाइन इक्वल्स टू √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, 1.732 ऐसा ही है, देखिएगा 732 इंटू वी फेज वोल्टेज, ठीक है, तो लाइन वोल्टेज बड़ा होता है फेज वोल्टेज से, तो लाइन वोल्टेज इज द हायर देन फेज वोल्टेज, ऐसा ही है। तो फेज वोल्टेज इज द हायर देन लाइन वोल्टेज, ये तो नहीं होगा, ठीक है, फेज वोल्टेज कम होता है, छोटा होता है, ठीक है, लाइन वोल्टेज बड़ा होता है, तो ये गलत है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि इधर इनकरेक्ट मांगा, ठीक है। 69 क्या बोला, if the four band register what does the third band represent, थर्ड बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, हम क्या बोला, पहले दो बैंड का डिजिट लोगे, कलर कोडिंग का टाइम बोला, पहले दो बैंड का डिजिट लोगे, थर्ड बैंड का मल्टीप्लायर लोगे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लायर, और उसके बाद फोर बैंड जो रहेगा उसका टॉलरेंस होगा, ठीक है, तो सिल्वर होगा तो उसका टॉलरेंस है, गोल्ड होगा तो 5% है प्लस माइनस, सिल्वर होगा तो 10% है प्लस माइनस, और नो कलर रहेगा तो प्लस माइनस 20% है। नेक्स्ट 70, what is the parameter of two identical transformer are determining using back to back test, which parameter back to back test से क्या मिलता है, मिलता है बैक टू बैक टेस्ट से एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा, बैक टू बैक टेस्ट से क्या मिल रहा है एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन। उसके बाद 71, if 50 watt of a power is applied to the primary in an ideal transformer, देखिएगा इसको ध्यान रखिएगा, आइडियल ट्रांसफार्मर बोला with the trans ratio 10, the power delivered in the secondary में कितना पावर डिलीवर होगा, देखिएगा आइडियल ट्रांसफार्मर है, मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है, कोई लॉस, अगर लॉस नहीं होगा तो क्या प्राइमरी में जितना पावर देंगे हम सेकेंडरी में उतना पावर मिलेगा हमको, तो सेकेंडरी में कितना मिलेगा 50 वाट प्राइमरी में दिया, तो सेकेंडरी में 50 वाट ही मिलेगा, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है, कोई लॉस नहीं होगा। उसके बाद क्या है 72 में क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द थ्री फेज एसी सर्किट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट कौन सा गलत, ये बोलने के लिए बोला, ठीक है, देखिएगा दो स्टेटमेंट क्या बोला, इन ए बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम द लाइन करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द फेज करंट इन ए स्टार कनेक्टेड, हम क्या बोला स्टार कनेक्टेड में क्या होता है, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होता है, और लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है, तो क्या बोला इधर
बैलेंस थ्री फेज सिस्टम में लाइन करंट इक्वल्स टू द फेज करंट, स्टार कनेक्टेड स्टार, तो ये बात, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद का स्टेटमेंट 2 में क्या बोला, इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम द फेज वोल्टेज इक्वल्स टू द लाइन वोल्टेज। देखिएगा डेल्टा में क्या बोला था, लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू फेज, लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज, और लाइन करंट इक्वल्स टू √3 इनटू फेज करंट। ठीक है, ये बहुत बार आया, ये दोनों जरूर याद रखिएगा। तो ये भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, आंसर डी। ठीक है, उसके बाद 73 में क्या बोला, इन ए बैलेंस थ्री फेज सिस्टम द पावर डिलीवर बाय द सिस्टम डिपेंड्स ऑन पावर, इन ए बैलेंस थ्री फेज पावर किसका किसके ऊपर डिपेंड होता है, बी वोल्टेज करंट एंड पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज, फेज करंट एंड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का ऊपर भी डिपेंड होता है। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम में पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, एक्टिव पावर बाय अपरेंट पावर। ठीक है, और एक तरीके से बोल सकता हूँ, वोल्टेज और करंट का बीच का एंगल को हम पावर फैक्टर बोलता है। ठीक है, तो थ्री फेज सिस्टम में पावर क्या होता है, वोल्टेज फेज वोल्टेज, फेज करंट एंड पावर फैक्टर। ठीक है, 74 में क्या बोला देखो, बोले व्हेन पासिंग स्टेशनरी व्हीकल्स कीप ए वॉच ऑन डैश who may come out suddenly from the front of the stationary vehicle while overtaking, it should be done on the dash side, always keep a good dash between the vehicle and others। देखिएगा क्या बोला, ये बोला व्हेन पासिंग ए स्टेशनरी व्हीकल, व्हेन पासिंग, व्हेन जब पासिंग हो रहा है एक स्टेशनरी, एक व्हीकल पास हो रहा है, कीप ए वॉच ऑन, कीप ए वॉच ऑन, क्या देखना है, कीप ए वॉच ऑन देखना है, जो आसपास का जो आदमी है उसको देखना है। जब क्या देखना है, हु मे कम आउट सडनली फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द स्टेशनरी व्हीकल। ठीक है, हु कोई बाहर से सडनली, सडनली नहीं आ जाए। ठीक है, कोई क्या देखना है, वॉच ऑन देखना है, क्या ये देखना है, आंसर क्या होगा, वन। क्योंकि देखिएगा व्हेन पासिंग, जब पासिंग हो रहा है स्टेशनरी पे, की क्या देखना है, क्या देखना है आपको, ये पासिंग बाहर से मतलब कोई कोई आदमी, आदमी को इधर मतलब पथचारी बोलता है, पेडिस्ट्रियस, पेडिस्ट्रियस का मतलब पथचारी होता है। ठीक है, पथचारी कोई हु मे कम आउट सडनली फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द स्टेशनरी व्हीकल, कोई मतलब सडनली कोई मतलब पथचारी आ ना जाए। ठीक है, व्हाइल ओवरटेकिंग, जब ओवरटेकिंग करोगे, इट शुड बी डन ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड। जब कोई कोई किसी जब उसका मतलब क्या बोला, वही ना, जब ओवरटेकिंग करोगे कौन सा साइड से करोगे, राइट साइड से। ठीक है, ऑन द राइट साइड ऑलवेज कीप गुड, गुड क्या डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन द योर व्हीकल एंड अदर्स, तुम्हारा व्हीकल और अदर जो पथचारी है उसके साथ डिस्टेंस बना के रखना है। ठीक है, तो क्या बोला तुम, आप जब एक मतलब कोई क्या बोला, एक पूरा का मीनिंग क्या हुआ इसका, ये कोई व्हीकल से, कोई व्हीकल चलाने का, ये करना, चलने के टाइम देखना है, ये देखना है कोई पथचारी कोई सडनली आ ना जाए, तो व्हीकल, व्हीकल के सामने, इसका मतलब ये पूरा मतलब यही हुआ, ये तुमको जब व्हीकल चला रहे हो, कोई गाड़ी चला रहे हो, तो ध्यान रखना है कोई पथचारी मतलब सडनली आ ना जाए गाड़ी के सामने, एंड जब ओवरटेक करोगे तब उसका राइट साइड से करोगे। ठीक है, ऑलवेज कीप एंड मतलब एक जो पथचारी है उसके साथ तुम्हारा आपका व्हीकल का एक गुड डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस, गुड डिस्टेंस पकड़ के रखना है। ठीक है, एक डिस्टेंस रखना है, क्योंकि एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है, ये देख लीजिएगा, एक ऑप्शन एलिमिनेट से भी हो सकता था। ठीक है, उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन 75। ठीक है, 75 में क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, मरकरी का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो 75 क्वेश्चन खत्म हो गया 6 मई 2025 का। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का पूरा 75 क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर
अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। ये बात हम हर बार बता रहा हूँ, ठीक है। पार्ट ए जितना इम्पोर्टेंट है पार्ट बी भी उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पार्ट ए में तुम आपका नंबर बहुत आ जाएगा, 85 90 आ जाएगा, क्योंकि और पार्ट बी में तुम्हारा 26 25 आ गया, तो उसका वो जो 85 90 मिला उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान से, ठीक है। बहुत बहुत का हुआ, ठीक है। पार्ट ए में 90 प्लस आ गया, लेकिन पार्ट ए में 26 आ गया, तो उसका वो 90 का कोई मतलब नहीं रह गया। तो पार्ट बी भी ध्यान से, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।